हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब। एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है फूड को और लिक्विड को बाय पेरिस्टालसिस। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लें कि ईसोफेगस है क्या। ईसोफेगस अगर आप देखें तो इसका जो मेजर पोर्शन है वो थोरेक्स में होता है, कुछ पोर्शन सर्वाइकल रीजन में होता है और कुछ उसका पोर्शन बहुत छोटा सा पोर्शन 1 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर के करीब एब्डोमेन में होता है ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फेरिंग्स पढ़ाया था, है ना। ये लोअर जा था, इफ यू रिमेंबर, ये लोअर जा था हमारा, ठीक है। और यहां पर मैंने हाईआइड बोन बनाई थी, इज इट क्लियर। और फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज बनाया था, ठीक है। हाईआइड, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, यहां से जो कंटिन्यूएशन होता है ये ट्रेकिया का होता है। हम सर्वाइकल रीजन में आ गए हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको सारी मसल्स बताई थी फेरिंग्स की, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। और जो क्रिकाइड लेवल है यहां पर, यहां से स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकाइड, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड से इसोफेगस स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर आपका इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था, है ना, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर था और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था। इज इट क्लियर? तो दीज आर दी मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद ये आपका चला इसोफेगस। तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड मतलब C6 लेवल के ऊपर से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ये जाता है हमारा, मैं आपको अक्सर बना के बताता हूं मैं एक डायग्राम, ये और ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड कार्टिलेज से स्टमक तक ये एक्सटेंड करता है। इज इट क्लियर? इसकी जो टोटल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर के करीब करीब होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये लेंथ के अंदर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको? तो यहां क्या दिख रहा है हमको, ये थोरेक्स वाला पोर्शन, क्योंकि ये डायफ्राम है। और T10 लेवल के ऊपर इसोफेजियल ओपनिंग होती है डायफ्राम में, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको नेक पढ़ा चुका हूं, थोरेक्स पढ़ा चुका हूं, एब्डोमेन के अंदर ये डायफ्राम पढ़ा चुका हूं, है ना, एब्डोमेन पढ़ ही रहे हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इसोफेगस टफ नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ईएनटी में आपको ज्यादा काम आएगा। बट आपको बेसिक कंसेप्ट तो एनाटॉमी के अभी से क्लियर करना पड़ेंगे, है ना। तो चाहे वो थोरेक्स में पूछे चाहे एब्डोमेन में पूछे, तो इसोफेगस ही रहेगा, है ना। ये है कि इसके रिलेशन थोरेक्स के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो आप, बेसिक अपन आ जाते हैं। ये हमारे लंग्स है भाई, ये हमारा लंग है, ठीक है। और ये लेफ्ट लंग है, ये, ठीक है, ये। तो यहां भी इसके रिलेशन आएंगे। अच्छा, एंटीरियरली जैसे ट्रे क्या आ गया, यहां देखो आप, एंटीरियरली क्या है, ट्रे क्या है, और पीछे क्या आ जाएंगे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा आ जाएंगी, प्रीवर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, लॉन्गस कोलाई मसल्स आ जाएंगी, है ना। तो इसके रिलेशन में इधर पीछे ही आ जाएंगे। एंटीरियरली आपका ट्रेकिया आ गया है यहां पर नेक के अंदर, है ना। और यहां पर तो मैं आपको बताऊंगा ये भी आगे। मैं आपके सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि इसोफेगस है क्या। तो इसोफेगस स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज अप टू द स्टमक। तो ये कनेक्ट करता है, फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है। और मेजर पोर्शन जो इसका इसोफेगस का होता है lies in the thorax, and only small part 1 सेंटीमीटर या 1.25 सेंटीमीटर lies in the abdomen, but with great importance। इसका इंपॉर्टेंस होता है। एक और चीज, इट इज द सेकंड नेरोएस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी। फर्स्ट में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है नेरोएस्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा इसोफेगस आता है। पूरी जीआई ट्रैक्ट का जो नेरो पार्ट होता है अपेंडिक्स के बाद ये होता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना है, हमेशा की तरह पॉइंट वाइज ही पढ़ेंगे अपन। इंट्रो के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक एंड ट्रांसपोर्ट्स द फूड एंड लिक्विड बाय पेरिस्टालसिस। Major portion of esophagus lies in the thorax and only about 1 centimeter or 1.25 centimeter lies in the abdomen, but with great importance. It is the second narrowest part of the GI tract. ये आपको इतना इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। लेंथ के अंदर मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट हम लेंथ की लेंगे, तो लेंथ 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर होती है, 10 इंच के करीब होता है, 10 इंच, ओके, 25 सेंटीमीटर
या 10 इंच लेंथ होती है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं इसके, है ना। एक सर्वाइकल पार्ट होता है, एक थोरेसिक पार्ट होता है और एक एब्डोमिनल पार्ट होता है। सर्वाइकल पार्ट 4 to 5 सेंटीमीटर की समथिंग होता है एंड थोरेसिक पार्ट अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है एंड एब्डोमिनल पार्ट 1 to 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। तो इसकी लेंथ की बात कर लेंगे हम। एक्सटेंशन मैं आपको बता चुका हूं कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज से जो कि C6 लेवल के ऊपर होता है, और कार्डियक ओरिफिस ऑफ द स्टमक जो कि T11 लेवल के ऊपर होता है। इसोफेजियल ओपनिंग T10 लेवल पर है और कार्डियक ओरिफिस जो अपना स्टमक का है वो T11, तो इसका एक्सटेंशन T11 तक है। इज इट क्लियर? नाउ पार्ट्स, थर्ड में अपनी बात करें हमने एक्सटेंशन की, वो आपने समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट लेंगे हम पार्ट्स की। तो पार्ट्स मैंने आपको बता ही दी है कि 3 पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। एक्सटेंड कहां से कहां तक करता है? ये C6 से थोरेसिक इनलेट तक करता है। अब थोरेसिक इनलेट क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं थोरेक्स के अंदर, आप जाएं मेरे वीडियो को देखें। ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द ट्रेकिया, अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि ट्रेकिया के पीछे होता है ये, और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इसके साथ चलती है। ठीक है, थोरेसिक पार्ट की बात करें तो इट इज अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, और ये क्या होती है कि सुपीरियर मीडियास्टिनम और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के अंदर लाई करता है मैक्सिमम पार्ट, थोरेसिक पार्ट। ठीक है, और इट पासिस बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम, या आप कहें कि आर्च ऑफ एओर्टा और ट्रेका के पीछे अपना इसोफेगस होता है। ठीक है, ऐसे एब्डोमिनल पार्ट की बात करें तो 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर 1.25 सेंटीमीटर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, इतनी लंबाई होती है इसकी। ये इसोफेजियल ओपनिंग जो होती है डायफ्राम की T10 लेवल के ऊपर, वहां से पास होता है, और एंड कहां करता है? कार्डियक ओरिफिस ऑफ स्टमक के ऊपर एंड करता है जो कि T11 लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द इसोफेगस। कॉन्स्ट्रिक्शंस मतलब इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब जरूर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं। लाइक ये चली, है ना, फिर यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्शन आया है। तो नॉलेज ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ इसोफेगस है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज फॉरेन बॉडी मे लॉज हियर, अगर कोई फॉरेन बॉडी अगर किसी ने निंगली स्वेलो कर ली तो यहाँ लॉज हो सकती है ना। फिर ये कॉमन साइट ऑफ कैंसर है, कैंसर के कॉमन साइट्स हैं जितने भी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, और जितनी भी कोरोजिव इंजुरीज होती हैं, अगर मान लो किसी ने एसिड पी लिया या कोई ऐसा कोई लिक्विड अंदर ले लिया है जो कि उसको छिल रहा है, उस ट्यूब को, नली को छिल रहा है, तो जितने भी कोरोजिव इंजुरीज होती हैं वो इन पॉइंट्स के ऊपर जो कॉन्स्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जहां पर पाइप पूरा जैसा नहीं है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ है, रुकावट के साथ है, तो वहां पर डैमेज ज्यादा होता है। तो इन नॉर्मली हम देखें तो 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस हमको मिलते हैं, 4 नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट्स आर फाउंड, और इनको जो मेजर करते हैं तो इंसीजर जो हमारे होते हैं, सामने के जो दांत है, यहां से इसकी लंबाई को हम मेजर करते हैं। जैसे एट द बिगिनिंग अगर हम क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर देखें तो क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन के ऊपर पहला नेरोस्ट पार्ट ऑफ इसोफेगस मिलता है, और ये पहला कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इट इज अबाउट 6 इंच फ्रॉम इंसिजर टीथ। तो कॉन्स्ट्रिक्शन में 4 है इसके नॉर्मली। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो होता है बिगिनिंग के ऊपर, एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग कहां हो रही है? बिगिनिंग क्रिकॉइड कर, तो क्रिकोफेरिंजियल जॉइंट या क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन, क्रिकॉइड कार्टिलेज प्लस फेरिंग्स, क्रिकोफेरिंजियल जंक्शन। तो ये होता है 6 इंच फ्रॉम इंसिजर टीथ। ओके, सेकंड जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो होता है एट आर्च ऑफ एओर्टा, ये अपोजिट द T4। यहां C6 लेवल के ऊपर था, सर्वाइकल 6 लेवल के ऊपर एक बिगिनिंग है ना, और यहां पर T4 लेवल के ऊपर अपोजिट T4। यहां पर क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा। अगर आपको मैंने याद हो तो मीडियास्टिनम पढ़ाया था और वहां पर आर्च ऑफ एओर्टा ऐसा करके बनाया था। ठीक है, तो T4 लेवल के ऊपर था आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो एट T4 यहां पर एक इसका कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है। ठीक है, और ये होता है 9 इंचेस फ्रॉम इंसिजर टीथ। और थर्ड जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो होता है एट द लेफ्ट मेन ब्रोंकस या प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये होता है अपोजिट T6
T6 लेवल के ऊपर। यहां पर क्या होता है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, ठीक है। और यहां पर जो हमारा इसोफेगस ये क्रॉस होता है लेफ्ट मेन ब्रोंकस से T6 लेवल के ऊपर, और इसका जो इंसिजर से दूरी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 11 इंचेस, 11 इंचेस फ्रॉम इंसिजर टीथ, है ना। और लास्ट जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, लास्ट कंस्ट्रक्शन एट इसोफेजल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ये होता है इसोफेजल ओपनिंग किस पे, T10 के ऊपर है। T10 के ऊपर हमारा क्या है, इसोफेजल ओपनिंग है। तो यहां पर इसकी अगर हम दूरी देखें इंसिजर से तो अप्रोक्सीमेटली 15 इंचेस फ्रॉम इंसिजर टीथ। तो अगर आपको 3 का पहाड़ा याद हो, 3 का टेबल याद हो, तो यहां से अपन कर सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5, है ना। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कहां आया, 6 इंच पर आया। सेकंड कहां पर आया, 9 इंच पर आया। फोर्थ कहां पर आया, तो अपने 11 यहां पर 12 से रिप्लेस किया। एक याद रखने के लिए, लिखना तो हमको 11 इंच है, बट अब 3 4 जा 12 होता है, और यहां पर 15 इंच हो जाएगा। इज इट क्लियर, 3 5 जा 15, ऐसा एक न्यूमोनिक याद रखने के लिए, अगर आप भूल जाए तो, पर ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई टफ नहीं है ना, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, एक थंब रूल है, न्यूमोनिक है वो, ठीक है। तो दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इसोफेगस, इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर जरूर पूछते हैं, या कभी कभी शॉर्ट नोट में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट रिलेशंस ऑफ इसोफेगस। रिलेशन हम 3 तरीके से देखेंगे, सर्वाइकल पार्ट के क्या रिलेशन है, थोरेसिक पार्ट के क्या रिलेशन है, और एब्डोमिनल पार्ट के क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखें सर्वाइकल पार्ट के रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल पार्ट। तो सर्वाइकल पार्ट में एंटीरियरली क्या मिल रहा है, पोस्टीरियरली क्या मिल रहा है, और साइड वाइज क्या मिल रहा है, लेटरली क्या मिल रहा है, यहां इस रीजन के अंदर, सर्वाइकल रीजन के अंदर। तो देखो यहां पर सर्वाइकल में एंटीरियरली हमको ट्रेकिया मिलेगा, पोस्टीरियरली अगर हम इमेजिन करें, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेंगी, लॉन्गस कोलाई मसल्स मिलेंगी, और प्री वर्टिब्रल फेशिया मिलेगा पोस्टीरियरली। लेटरल साइड में क्या होगा, अब हमको पता है, मैंने आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाई है, तो ऑन द आइदर साइड इट इज ओवरलेप्ड बाय लोअर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के साथ अगर आपको याद हो, मैंने रिलेशन से बताए थे, कैरोटिड शीथ थी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थी, ये भी आप लिख सकते हैं लेटरल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको इजी वे के अंदर याद रखना है। इज इट क्लियर, एंटीरियरली ट्रेकिया है, पोस्टीरियरली सर्वाइकल वर्टिब्रा है, लॉन्गस कोलाई मसल है, और प्री वर्टिब्रल फेशिया है। लेटरल में थायराइड ग्लैंड है हमारी, थायराइड ग्लैंड के साथ हमारा कैरोटिड शीथ भी और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी है। अब हम बात करेंगे थोरेसिक रिलेशंस के बारे में। अब अगर हम थोरेसिक पार्ट के रिलेशंस देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एंटीरियर क्या रिलेशंस आ रहे हैं, पोस्टीरियरली क्या रिलेशंस आ रहे हैं, राइट साइड में क्या रिलेशंस आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड में क्या रिलेशंस आ रहे हैं, ठीक है। एंटीरियरली देखें थोरेसिक पार्ट में, यहां पर है ना, यहां से नीचे की तरफ आप थोरेक्स की बात कर रहे हैं, तो एंटीरियरली ट्रेकिया मिल जाएगा, इमेजिन करें आप, आर्च ऑफ एओर्टा मिल जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी मिल जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकस मिल जाएगा प्रिंसिपल, पेरिकार्डियम मिल जाएगा, डायफ्राम, मतलब हमने जो मीडियास्टिनम पढ़ा था उसके पार्ट सारे इसके अंदर मैक्सिमम जो हमने उससे पढ़ा था। पोस्टीरियरली देखें, इसी को हम पोस्टीरियर मीडियास्टिनम इमेजिन करें तो वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, एजाइगस वेन आ जाएगी, थोरेसिक डक्ट आ जाएगी, लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, मतलब हम थोरेसिक एओर्टा को ही कहेंगे इसको, तो थोरेसिक एओर्टा मिल जाएगा। अब राइट साइड की बात करें, इस साइड में, तो राइट लंग एंड प्लूरा जो है उसको लिखना है अजाइगस वेन और राइट वेगस नर्व। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो आर्च ऑफ एओर्टा मिल जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा मिल जाएगा, थोरेसिक एओर्टा जिसका, और लेफ्ट लंग एंड प्लूरा मिल जाएगा। तो थोरेसिक पार्ट के इसके अपने रिलेशन आ जाएंगे। अब एब्डोमिनल पार्ट देखें, थर्ड इसका जो अपन रिलेशन देखेंगे एब्डोमिनल पार्ट के अंदर, तो एब्डोमिनल के अंदर क्या मिलेगा, एक इन्फ्रंट मिलेगा सामने की तरफ, और एक बिहाइंड मिलेगा पीछे, इसोफेगस के आगे और इसोफेगस के पीछे। अगर हम इसोफेगस के आगे देखें तो लीवर आ रहा है, तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर आ जाएगा। अगर आप और याद रख सके तो एंटीरियर वेगल ट्रंक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना भी लिख दिया कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, वो भी सही है ही, इतना लिखें तो भी काफी है। बिहाइंड देखें कि इसोफेगस के पीछे क्या है, तो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, ठीक है, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है। आप सिर्फ लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। 7th हेडिंग होगी हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस। अब ब्लड सप्लाई में हम क्या क्या देखते हैं, आर्टेरियल सप्लाई देखते हैं और वीनस ड्रेनेज देखते हैं।
आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। अब आर्टेरियल सप्लाई देखें तो सर्वाइकल पार्ट के अंदर जो आर्टरी हमको मिलेगी कौन सी मिलेगी, थोरेसिक। हम पार्ट वाइज देखेंगे तो इसमें क्या इजी होगा, और आप ऐसे लिखें ग्राफिकली लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि सर्वाइकल पार्ट के अंदर क्या मिलेगा आर्टेरियल सप्लाई, थोरेसिक पार्ट के अंदर क्या मिलेगा, और एब्डोमिनल पार्ट के अंदर आर्टेरियल सप्लाई क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आप सर्वाइकल पार्ट के अंदर देखें तो आपको इंफीरियर थायराइड आर्टरी मिलेगी, यहां पर यह आर्टरी इसको सप्लाई करेगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, अब थोरेसिक पार्ट के देखें तो थोरेसिक पार्ट के अंदर आपको इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा। ठीक है, इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेसिक एओर्टा। एब्डोमिनल पार्ट के अंदर देखें कि क्या आर्टेरियल सप्लाई है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मिलेगी प्लस लेफ्ट फ्रेनिक आर्टरीज मिलेंगी। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट के अंदर दो आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट फ्रेनिक आर्टरीज। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आर्टेरियल सप्लाई हो जाएगा। अब वीनस ड्रेनेज देखें तो मोस्टली वही होती हैं जो आर्टरी सप्लाई करती है, तो वेन फॉलोज द आर्टरी अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक है। लिखा आप लिखना भी चाहें तो सर्वाइकल पार्ट के अंदर जो वीनस ड्रेनेज है इंफीरियर थायराइड वेन कर लेगी। ठीक है, थोरेसिक जो पार्ट है उसके अंदर जो वीनस ड्रेनेज है वो कहां होगा, वो हमारा हो जाएगा एजाइगस और हेमिएजाइगस वेन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वही मिलती है हमको वेनस ड्रेनेज के अंदर। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट में वीनस ड्रेनेज कैसे होगा, तो इट ड्रेन्स इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स के अंदर हो जाएगा। दैट इज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द इसोफेगस। अब चूंकि हम इसके ब्लड सप्लाई को देख रहे हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखें, हेडिंग मैं 8 नंबर में थोड़ा कलर चेंज करके इसे लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वाइवा के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अभी भी और आखिरी तक भी और लाइफ लॉन्ग भी आपको इस पॉइंट को याद रखना है, पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। जितने भी डे टू डे लाइफ के अंदर आप पेशेंट्स देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जहां पर ये सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा होगा। होता क्या है पोर्टो सिस्टेमिक मतलब क्या हुआ, पोर्टल सिस्टम प्लस सिस्टेमिक सिस्टम, ये दोनों जो सिस्टम है ब्लड सप्लाई के, ये आकर एनास्टोमोस होते हैं एट द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के ऊपर। ठीक है, तो एट द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पोर्टल प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन एनास्टोमोसिस। और अब अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, ये हमारा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है, ये सब फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से इसोफेजियल वराइसिस होते हैं। वराइसिस मतलब वेरिकोसिटी, मतलब डायलिटेशन ऑफ द वेन्स। ठीक है, तो इसोफेजियल वराइसिस हो गए। अब अगर ज्यादा टार्चुअस हो गए और अगर ये इंजर्ड हो गई, वेरिकोज वेन फट गई, तो क्या होगा, देयर में बी मैसिव हिमेटेसिस, हिमेटेमेसिस, मैसिव या लाइफ थ्रेटनिंग हिमेटेमेसिस। हिमेटेमेसिस समझते हैं आप लोग, हिम मतलब ब्लड और इमेसिस मतलब उल्टी होना, वॉमिटिंग, खून की उल्टी होना। ठीक है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब इंसान ऊपर चला जाता है, मर सकता है अगर आपने प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया या प्रॉपर उसको डायग्नोज नहीं किया, समय पर उसको इमरजेंसी में नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो इसमें क्या लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और अजाइगस और हेमियाजाइगस वेन का एनास्टोमोसिस होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल सर्कुलेशन की है और सिस्टेमिक वेन हमारी अजाइगस और हेमियाजाइगस है, तो इनका एनास्टोमोसिस होता है जो कि लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के ऊपर आकर बंच बनाती है ना, और यहाँ पर वेरिकोसिटीज बनती हैं, और अगर इसके अंदर कोई इंजुरी होती है, टार्चोसिटी पैदा होती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग हेमेटेमेसिस। तो पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस आपको याद रखना है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, 9th पॉइंट, ये है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसोफेगस का लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें 3 हिस्से में करा, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर, सर्वाइकल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड अपर 1/3 में। मिडिल 1/3 कहां आ गया, थोरेक्स में आ गया, तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में आ जाएगा, और लोअर 1/3 हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन हो जाएगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड सीलियक नोड्स के अंदर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो 3 तरीके से, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, मिडिल 1/3 पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, और लोअर 1/3 लेफ्ट गैस्ट्रिक प्लस सीलियक नोड्स। जो मैंने आपको स्टमक का
लिम्फेटिक ड्रेनेज बताया था, वहां बताया था सीलियाक नोड्स। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैंसर जो होता है ड्यू टू रिच लिम्फेटिक ड्रेनेज या इस है ना, तो लिम्फेटिक नेटवर्क बहुत ज्यादा यहां पर है, तो कैंसर स्प्रेड्स रेडिली, बहुत इजीली इसका कैंसर का स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि जो मेटास्टेसिस है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। ये इंपॉर्टेंस है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज हमको याद होना चाहिए, बहुत इजी है, आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे नर्व सप्लाई। 10वां जो पॉइंट हम लेंगे नर्व सप्लाई। ये सारे पॉइंट्स में ही आपको हर एक ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है, तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्लस बहुत इजी वे हो जाता है याद रखने के लिए, अभी भी और लाइफ लॉन्ग भी। ठीक है, तो नर्व सप्लाई के अंदर आप देखेंगे कि इसमें दो तरीके से सप्लाई होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इज इट क्लियर? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होता है वो थोरेसिक सिंपैथिक ट्रंक जो होता है हमारा T5 से T9 तक का स्पाइनल सेगमेंट्स जो होते हैं, कौन कौन से? T5 से T9 तक के जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं वो सिंपैथेटिक सप्लाई करते हैं, और ये क्या होते हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं और पेन फाइबर्स होते हैं। हाँ, तो दीज आर द वेसोमोटर एंड सेंसरी टू। पेन अगर फाइबर्स हैं तो सेंसेशन भी मिल रहा है मतलब, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं, तो ये सिंपैथेटिक फाइबर्स हुई। और पैरासिम्पैथेटिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेरिस्टालसिस और ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई है वो हमारा मेनली वेगस के थ्रू होता है, प्लस एक और नर्व इसके अंदर सप्लाई करती है लोअर, ये वेगस लोअर पार्ट में करेगा, और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व अपर पार्ट, इसोफेगस के अपर पार्ट में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करेगी। तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक लेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व। ठीक है, लोअर पार्ट में वेगस नर्व है, अपर पार्ट में रिकरेंट लेरिंजियल, पैरासिम्पैथेटिक है। अच्छा, दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये मोटर और सिक्रेटो मोटर होते हैं, और ये पेरिस्टालसिस प्लस ग्लैंडुलर सिक्रेशंस करवाते हैं। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा अप्लाइड एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना एनाटॉमी पढ़ने मजा ही नहीं आता। अप्लाइड एस्पेक्ट या अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर हमको टर्म्स आती हैं और हमको याद होना चाहिए, ये हमसे पूछा भी जाता है। सबसे पहले हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया, हर्निया मतलब प्रोट्रूजन है ना, हर्निया मतलब प्रोट्रूजन, हाइएटस मतलब ओपनिंग के थ्रू। यहां मतलब क्या हुआ इसका कि भाई हमारा डायफ्राम है, ठीक है, और ये हमारा यहां से इसोफेगस आया और ये स्टमक है, ये स्टमक है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर हमारा ओपनिंग T10 लेवल के ऊपर, तो ये हमारा स्टमक ऐसा निकल के थोड़ा सा इधर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइट, स्टमक का थोड़ा पोर्शन थोरेसिक कैविटी में चला गया, ये हाइएटस हर्निया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन स्टमक प्रोट्रूडेड या प्रोट्रूड आउट थ्रू इसोफेजियल ओपनिंग, जब स्टमक इसोफेजियल ओपनिंग के थ्रू प्रोट्रूड आउट हो जाता है, डायफ्राम को क्रॉस करके थोरेसिक कैविटी में चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइएटस हर्निया। इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना। सेकंड आपको टर्म याद रखना चाहिए GERD। अक्सर आप जब प्रैक्टिस में बैठेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म इसका लिखना पड़ेगा, GERD। डायग्नोसिस क्या है? GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब अपना इसोफेगस, रिफ्लक्स मतलब निकलना, उल्टी दिशा में वापस आना, हमने पिया और वापस आ गया है ना। और डिसीज मतलब तो डिसीज होता है बीमारी। तो इसमें होता क्या है कि रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। अब हमने जो भी खाया पिया स्टमक में आया, लेकिन यहां पर जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो लूज हो गए या प्रॉपर गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन किसी वजह से बहुत सारे कारण हैं कि ये थोड़े से लूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है इसोफेगस में आता है, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्या करेगा, गैस्ट्रो रिफ्लक्स हार्ट बंद करेगा। हार्ट बंद मतलब समझते हैं, सीने में जलन, अपनी आम भाषा में जो पेशेंट्स बोलते हैं, है ना, और एपिगैस्ट्रिक पेन और यहां पर दर्द होना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको छोटी छोटी चीजें हैं और शॉर्ट में बता रहा हूं। ऐसे एक चीज होती है हमारी एकेलेजिया कार्डिया। एकेलेजिया मतलब उसकी मूवमेंट कम हो गई कार्डियक पॉइंट के ऊपर, एकेलेजिया कार्डिया। इसमें क्या होगा कि एकेलेजिया कार्डिया नॉर्मली जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है रिमेन्स क्लोज्ड। मैंने अभी आपको बताया कि जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है नॉर्मली क्लोज्ड रहता है बाय स्फिंक्टर्स।
एंड ओपन्स ओनली ड्यूरिंग swallowing, या हम कुछ खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तब वो ओपन होता है। अब फेल्यूर ऑफ लोअर एंड, तो फेल्यूर जब इनका हो जाता है इस स्फिंक्टर का, तो एसोफेगस का रिलैक्स हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एकिलेसिया कार्डिया। इस कंडीशन को कहते हैं एकिलेसिया कार्डिया। ठीक है। इन इट देयर इज ए डिस्फेजिया एंड रिगर्जिटेशन। अब इसमें क्या होगा, एक तो निगलने में दर्द भी होगा, प्लस रिगर्जिटेशन भी होगा। जो खाया पिया मटेरियल है मुंह के अंदर आएगा, गले में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा इसोफेजियल वराइसिस। अभी मैंने आपको बताया पोटोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस पढ़ा है जब। इसोफेजियल वराइसिस, वराइसिस मतलब वेरिकोस वेन का प्लूरल है ना। लोअर एंड ऑफ इसोफेगस के अंदर जो हमारा पोर्टल सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो एनास्टोमोसिस हुआ है उसमें वेरिकोसिटी बनी है। अब अगर किसी वजह से रप्चर होती है तो यहाँ पर मैसिव लाइफ थ्रेटनिंग हेमेटोमेसिस होगी, उल्टी होगी, खून की उल्टी होगी। इसको हम इसोफेजियल ओवराइसिस कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक होती है हमारी बेरेट्स इसोफेजिया। पांचवा जो पॉइंट हमारा अप्लाइड में लिखेंगे, बेरेट्स साइंटिस्ट हैं, बेरेट्स इसोफेगस। इसमें क्या होता है, बहुत इजी है, नाम याद रखना है बस। कंडीशन तो अक्सर लोगों को पता है क्या होती है। तो बेरेट्स इसोफेगस क्या है, इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन है वेयर स्क्वेमस एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, लेकिन बार बार रिगर्जिटेशन होने से, बार बार एसिडिक मटेरियल बाहर आने से ये इरोज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाता है कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर, और ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है। इसको हम बेरेट्स इसोफेगस कहते हैं। लास्ट के अंदर जो होता है वो है कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। एक पॉइंट और लिख लो आप, कार्सिनोमा बहुत कॉमन है, अक्सर मिलता है उन लोगों को जिनको एसिड पेप्टिक डिसीज होती है ना, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है ना, जो बैठक का काम ज्यादा करते हैं, खा के बैठ गए तो वो स्फिंक्टर्स लूज हो जाते हैं और बार बार एसिड बाहर निकलने की वजह से लोअर एंड इसोफेगस के अंदर कैंसर हो जाता है। और इसके अंदर मेन काज होता है स्मोकिंग होता है, एल्कोहल होता है, शराब पीने वालों को होता है, प्लस बेरेट्स इसोफेगस, ये इसके अंदर है। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द इसोफेगस एंड आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको इसको कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।